So let's start with the portion where we stopped last class. हम लोग कोलिजन कर रहे थे पिछली क्लास में और हम लोगों ने जो है जो कोलिजन इन वन डायमेंशन कर लिया था। आज हम लोग कोलिजन इन टू डायमेंशन करेंगे, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन दोनों करेंगे। तो यहाँ पे रीबाउंडिंग ऑफ बॉल, so rebounding of ball after collision with ground. So if a ball is dropped from a height h naught on the horizontal floor, then it strikes with the floor with a speed. मान लो आपने किसी हाइट से किसी बॉल को अगर छोड़ा है, तो ये बॉल जो है यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा और इसका हाइट अगर एच नॉट है, तो जस्ट स्ट्राइक करने के पहले उसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2g(h0). ये इस फॉर्मूला से करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू लेते हैं और हमें पता है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी अगर v नॉट मान रहे हैं तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और हाइट h नॉट है, तो ये बेसिकली v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2g(h नॉट) होता है, तो v नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर 2g(h नॉट) हो जाता है। तो जस्ट इसको हिट करने के पहले, ग्राउंड पे हिट करने के पहले उसका जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट अंडर 2g(h0). तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। अगर h0 डिस्टेंस ये फॉल किया है ना, उस समय जो स्पीड होगा, ठीक है, इट स्ट्राइक्स विद द फ्लोर विद अ स्पीड v0 इज इक्वल टू रूट अंडर 2g(h0). नाउ एंड इट रीबाउंड्स फ्रॉम द फ्लोर, टकराने के बाद ये रीबाउंड करेगा, है ना। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा है तो जिस स्पीड से ये टकराया सेम स्पीड से ये वापस नहीं जाएगा, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच विल बी लॉस्ट, राइट। मान लो ये जो कोलिजन यहाँ पे ग्राउंड से हो रहा है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें पता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो इट रीबाउंड्स फ्रॉम द फ्लोर विद अ स्पीड v, लेट्स से v1 स्पीड से ये रीबाउंड हो रहा है। तो ये v1 जो होगा ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया, और जो e है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, तो e क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v0 होगा, ठीक है। जिस वेलोसिटी से ये नीचे गिर रहा था वो v0 है और जिस वेलोसिटी ये रिबाउंड किया v1 है, तो अप्रोच v0 है, सेपरेशन v1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच e हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो v1 इज इक्वल टू e टाइम्स v0 हो जाएगा अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो। सो बॉडी रिबाउंड्स टू ग्राउंड विद अ स्पीड v1 and rebounds with speed v2 after second collision। अब इसके बाद क्या हुआ, ये v1 स्पीड से ऊपर गया, v1 स्पीड से ऊपर गया और उसके बाद वापस v1 स्पीड से आके हिट करेगा, और इस बार जब हिट करेगा तो जो रीबाउंड करेगा वो किस स्पीड से करेगा, लेट्स से v2 स्पीड से करता है। तो जो जैसे यहाँ पे निकाला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v1 by v0, तो e इज इक्वल टू v2 by v1 हो जाएगा, है ना। v2 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v1 इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब v2 इज इक्वल टू e टाइम्स v1। अब v1 के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e टाइम्स v0, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, e स्क्वायर इंटू v0, राइट। v1 को हमने e v0 से रिप्लेस कर दिया तो e स्क्वायर v0 हो गया हमारा। तो ये हमारा v2 इज इक्वल टू e स्क्वायर v0 हो गया। सिमिलरली nth रीबाउंड के बाद ये देखो, फर्स्ट रीबाउंड हुआ, सेकेंड रीबाउंड, थर्ड रीबाउंड, ऐसे nth रीबाउंड होगा। जब nth रीबाउंड होगा तो ये यहाँ पे गलती से इधर आ गया है, इसको I'll just remove and rewrite it here। nth rebound के velocity e to the power n into v0 हो जाएगा। सेकेंड के बाद e स्क्वायर था, थर्ड के बाद e क्यूब होगा, nth के बाद e to the power n टाइम्स v0 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है फर्स्ट हाइट ऑफ रीबाउंड, राइट। तो अब जब ये देखो, पहले h0 हाइट पे था, बाद में ये h1 हाइट तक गया, तो किस हाइट तक गया वो निकालने के लिए h1 क्या होगा, v1 स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा h1 का वैल्यू। अब इसमें हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं भाई, v1 इज इक्वल टू e टाइम्स v0, है ना।
E टाइम्स वी नॉट मतलब E टाइम्स रूट अंडर 2G H नॉट, राइट। अब जो H1 का वैल्यू है, अब हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, 2G H नॉट है, ये हमारा फर्स्ट, तो H1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई 2G, तो हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, H1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर मतलब E स्क्वायर इंटू 2G H नॉट बाई 2G कैंसिल हो गया, तो ये E स्क्वायर इंटू H नॉट हो गया। तो जो एक रिबाउंड के बाद हाइट है वो E स्क्वायर इंटू H नॉट होता है, और एक रिबाउंड के बाद जो स्पीड है वो E इंटू वी नॉट होता है। तो अगर nth हाइट मतलब nth रिबाउंड के बाद जो Hn निकालेंगे कितने हाइट तक ये गया, E स्क्वायर है रेज टू द पावर n कर दोगे तो E टू द पावर 2n इंटू एच नॉट, जैसे यहाँ E टू द पावर n इंटू वी नॉट स्पीड था, है ना, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। और nth रिबाउंड के बाद जो हाइट, जितने हाइट तक ये ऊपर जाएगा E टू द पावर 2n इंटू एच नॉट हो जाता है। तो ये दो चीज आपको याद करना, हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड और वेलोसिटी आफ्टर nth रिबाउंड। क्लियर है? भाई सतप्रीत सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो बता दो सुन पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो तो वो भी बता दो नहीं सुन पा रहे हो, और अगर सुनना भी नहीं है तो बता दो, तो क्लास ही खत्म कर देते हैं। पिछले 10 मिनट से हम बता रहे हैं यार, तुमको 10 मिनट से पूछ रहे हैं कि जवाब दो हो कि नहीं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, तुम जवाब भी नहीं दिया जा रहा है तुम्हें। तो तब मैं था नहीं कर रहा था। तो फिर ऑन करके फिर कहाँ चले जाते हो सिस्टम, तो ऑन ही किया करो। एक तो 12:40 से क्लास होनी है, मान लो मैंने 12:45 5 मिनट और ग्रेस ही दे दिया, तुम 12:50 51 तक तुम लोग दिखाई ही नहीं देते हो। भाई अगर क्लास नहीं करना है तो आई एम नॉट फ्री इटर्निटी तक, मेरे पास बहुत सारे काम है तुम्हें पढ़ाने के अलावा भी, तो वो इंपॉर्टेंट काम कर लेंगे, क्यों पढ़ाएंगे तुमको, फिर पढ़ना ही नहीं है तुमको तो। मतलब ऐसा लगता है जैसे पत्थर को पढ़ा रहे हैं कि पढ़ाए जाओ, पत्थर से जवाब भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। See, I don't teach this way. I have a certain reputation in market, and I cannot teach this way. अगर आपको नहीं पढ़ना है, आप बता दो नहीं पढ़ना है। मैं बेवकूफ की तरह क्लास लिए जा रहा हूँ अंधेरे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये nth रीबाउंड के बाद जो हाइट जितने ऊपर तक जाता है, मान लीजिए ये nth हाइट ये जो जा रहा है, सो दिस इज Hn, दिस इज इक्वल टू E टू द पावर 2n इंटू एच नॉट, जो कि हम लोग डिराइव करके यहाँ पे निकाले भी हैं। तुमको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस याद करने की जरूरत है कि एक रीबाउंड के बाद क्या होगा उसका हाइट, और n रीबाउंड्स, मान लो बोल दिया कि 10 रीबाउंड के बाद कितने हाइट तक पहुंचेगा। तुमको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है, मान लो E का वैल्यू दिया हुआ है 2, और तुमको बोलता है कि इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछेगा कि 5 बार रिबाउंड करने के बाद इसका स्पीड क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा कि v5 vn is e to the power n into v naught, मतलब e to the power 5 into v naught, e to the power 5 करेंगे मतलब 2 to the power 5 into जो भी v naught है ना। e का वैल्यू वैसे डेसिमल्स में होता है, मान लो 0.5 कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, 0.5 रेज टू द पावर 5 और इंटू वी नॉट जो भी 5 आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको 5 रिबाउंड के बाद क्या वेलोसिटी होगा वो निकल के आ जाएगा। उसी तरह अगर हमें हाइट निकालने बोला है कि 5 रिबाउंड के बाद हाइट कितना होगा, तो h5 इज इक्वल टू e टू द पावर, मतलब e का वैल्यू 0.5 है, 0.5 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, मतलब 0.5 रेज टू द पावर 10 इंटू h0, इनिशियल हाइट हमारा मान लो 10 मीटर पे है, तो इंटू 10 कर लेते हैं, हमारा मान लो इनिशियली 10 मीटर के हाइट से इसको गिरा है, तो हमें 5 रिबाउंड के बाद किस हाइट तक ये जाएगा वो निकल के आ जाए। अब इसके बाद क्या है, ये एक और फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन क्योंकि मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, इतना ज्यादा आपको मैथमेटिक्स नहीं जानना है, बट हाँ आपको याद रहना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस आपको निकालने बोल दिया बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग। मान लो ये ऊपर से गिराया आपने, ये
इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम बाउंस करके और फाइनली स्टॉप बाउंसिंग, मतलब इट विल स्टॉप और रेस्ट पे आ जाएगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हो गया, तो पहले h0 किया, फिर h1 और h1, 2h1, फिर 2h2, फिर 2h3, इस तरह से। तो ये देखो h0 प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3, और ये इंफिनिटी तक चलता जाएगा। इन सब को जब ऐड करेंगे तो इन सब को ऐड करके हमें टोटल डिस्टेंस जो निकलता है दैट इज h नॉट इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, डेरिवेशन आपको नहीं करने की जरूरत। इनफाइनाइट जीपी। हाँ, इनफाइनाइट जीपी है, 1 बाय 1 माइनस आर होता है ना, वही सेम चीज है। तो ये जो आर है यहाँ पे ई स्क्वायर है, तो वही चीज यहाँ पे 1 बाय, देखो यहाँ 1 बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर है? तो ये इनफाइनाइट जीपी वाली चीज है, और उसी को हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद टोटल टाइम अगर हम लोग को निकालने बोला है बाय द बॉल, मतलब जब पूरा बॉल स्टॉप हो जाएगा तब उस समय कितना टाइम होगा, है ना। तो ऊपर से जब नीचे गिरता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका जो टाइम टेकन होता है रूट अंडर 2h/g होता है। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो टाइम जो इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा रूट अंडर 2h/g हो गया। इनिशियली h0 हाइट था तो 2h0/g, उसके बाद फिर ये ऊपर गया और फिर वापस नीचे आया, तो यहाँ पे t1 टाइम तक गया, t1 टाइम तक वापस आया, इसीलिए 2 टाइम्स रूट अंडर 2h1/g। उसी तरह 2 टाइम्स रूट अंडर 2h2/g, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। इन सबको हम लोग जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है ना, ये हमारा जो वैल्यू टोटल टाइम का जो वैल्यू आएगा 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई रूट अंडर 2h0/g हो जाता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस में 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस, जो टोटल डिस्टेंस निकाल रहे थे वो था 1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू h0, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम जो है 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई रूट अंडर 2h0/g। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो पार्ट जो रह गया था, ये पार्ट है ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन और ऑब्लिक इन इलास्टिक कोलिजन, अभी आगे देखेंगे। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आज हम लोग करके फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो अभी क्या है कि ये मास है m1 और ये मास m2 है। तुम्हें सारा वो स्टडी मटेरियल मिल गया सतप्रीत? मैंने केमिस्ट्री बायो का भी अंकित को बोल के यस करवा दिया था, फिजिक्स का यस भी सर। मैंने जहां तक पढ़ाया वहां तक कर दिया है सारा यस अपलोड। सर, मैं कॉल किया था, बस पूछे थे, फिर सेंड कर दिया। अच्छा ठीक है, तो उसको अपना पढ़िए, जितना रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास एक हफ्ते का टाइम है यस रिवाइज करने का, और आगे भी मतलब इसी तरह से बोल दिए हैं उनको अंकित सर। जी। हाँ जी बताइए। सर जो जैसे आप जो मॉड्यूल्स में आएंगे, ये चैप्टर स्टार्टिंग से आएंगे, जितने कर लिए हैं, जितने इस मॉड्यूल में किए हैं वो। अभी तो स्टार्टिंग से ही देंगे इसमें, अच्छा। है ना, जिससे कि पीछे का भी रिवीजन साथ में होता रहे, अदरवाइज वो छूटता चला जाएगा। यस और दूसरा ये है कि कोशिश कीजिए कि जो बेसिक क्वेश्चन है सब में अटेम्प्ट कर पाए, है ना। पहले अभी जैसे 45 क्वेश्चन में कम से कम 35 आपका होना चाहिए, ऐसा एम रखिए। 10 क्वेश्चन को अभी उतना ज्यादा नहीं फोकस, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। 35 का फिर 40 होगा, या 38 होगा, फिर 40 होगा। तो अभी टारगेट 35 रखना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। और जो बायो वाला पोर्शन है उसमें तो जितना कर सकें आप, जितना मैक्सिमम आप स्कोर कर सकें बायो में, उतना अच्छा है आपके लिए। तो बायो पे खासा ज्यादा ध्यान दीजिए। और एक हफ्ते का समय है, रिवाइज कीजिए जितना रिवाइज कर सकते हैं। अब से हम बोल दिए हैं कि जो भी चैप्टर्स हैं वो साथ साथ में वो अपलोड करते जाएं सभी लोग, जिससे कि आप लोग का कुछ भी जो है आपको प्रॉपर एक स्टडी मटेरियल मिलते रहेगा, तो आप कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर से आया और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा था, ये दोनों यहाँ पे टकराए, और दूसरा ऑब्जेक्ट इधर निकल के चला गया, पहला ऑब्जेक्ट इधर निकल के चला गया।
तो अब इसमें क्या होता है, देखो कभी भी जब इलास्टिक कोलिजन होगा, मैंने बोला था कि जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है। तो सबसे पहले तो बेटर है कि आप मोमेंटम कंजर्व कर लें, और काइनेटिक, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम दोनों में कंजर्व्ड होगा, चाहे वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक। तो अब लेकिन यहाँ पे एक कैच ये है, बिकॉज ये ऑब्लिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो अब हम लोग बिकॉज, और हमें पता है मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन लिखते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अलग इक्वेशन लिखेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास एक एक्स वाई एक्सिस है लेट्स से, और जो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आ रहा है, अब ये u1 स्पीड से मूव कर रहा था, इसका मास m1 है ना, और इसका जो ये अल्फा 1 है, ये एंगल, ये भी अल्फा 1 हो गया। अब u इधर जो मूव करेगा, जो इसका x कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u1 cos अल्फा हो गया, तो इसका जो मोमेंटम होगा m1 u1 cos अल्फा 1 हो गया, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो m1 u1 sin अल्फा 1। उसी तरह u2 जा रहा था, ये अल्फा 2 है, तो ये cos अल्फा 2 इधर हो जाएगा और sin अल्फा 2 इधर हो जाएगा कंपोनेंट। आफ्टर कोलिजन ये v2 इधर जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका होगा वो m2 v2 cos बीटा 2 होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा m2 v2 sin बीटा 2 होगा। उसी तरह यहाँ पे इधर मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इधर और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर, तो हॉरिजॉन्टल में तो बिकॉज ये बीटा है, ठीक है, ये बीटा 2 है और ये बीटा 1 है, तो ये इधर जो डायरेक्शन में मूव करें m1 v1 cos बीटा 1 से मूव करेगा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में m1 v1 sin बीटा, एक्सक्यूज मी, हाँ प्लीज। सॉरी बेटा। तो ये जब हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोलिजन्स, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग करेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग करेंगे। सो इन दिस केस बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड. So momentum is a vector quantity and it can be resolved into any two perpendicular directions, say x and y. So applying law of conservation of linear momentum along x-axis, initial momentum is equal to final momentum. So momentum along x-axis in initial is equal to momentum along x-axis final. So initial क्या है, m1 u1 cos alpha 1 plus m2 u2 cos alpha 2, दोनों को ऐड कर दिया, is equal to final क्या हो जाएगा, m1 v1 cos बीटा 1 और m2 v2 cos बीटा 2। ये हमारा x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व हो गया। अब इसके बाद अलोंग y एक्सिस, पहले x एक्सिस के अलोंग लिया, अब उसके बाद अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस हमारा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वेट करेंगे। अब जब हम लोग इक्वेट करते हैं तो इसमें यहाँ पे तो साइन नहीं लिया हुआ है, इन्होंने तो जनरल बोला हुआ है, बट हम लोग जब क्वेश्चन में करेंगे ना, जब नंबर लेके, तो नीचे के डायरेक्शन को मान लो अगर नेगेटिव लिया, ऊपर को पॉजिटिव लिया, तो साइन के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने साइन नहीं लिया है क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला ये लिख रहा है, तो यहाँ पे भी जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो साइंस के साथ लेंगे। सो m1 u1 sin अल्फा 1 प्लस m2 u2 sin अल्फा 2, जो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था, वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, तीसरा, ये पहला इक्वेशन हम लोग को मिल गया,
ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब तीसरा इक्वेशन हम लोग को काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करा के मिलता है। सो काइनेटिक एनर्जी को अगर कंजर्व करेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जीज। तो ये तीन इक्वेशन से हम लोग को जो भी अननोन है उसको हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखना है कि इफ बॉडी ए कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी बी ऑफ सेम मास एट रेस्ट एट अ ग्लांसिंग एंगल, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से आके इससे टकराया किसी ग्लांसिंग एंगल पे, मतलब हेड ऑन कोलिजन नहीं होता है, तो आफ्टर कोलिजन इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा, इन दोनों का डायरेक्शन 90 डिग्री के बराबर होगा। So if a body A collides elastically with another body of same mass, मतलब इसका मास सेम है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 हो गया, तो फाइनल जो इसका वेलोसिटी v1 और v2 होगा, दे आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर. So after collision, the two bodies move at right angles to each other. Alpha plus beta is equal to 90 degree. Now let's do some questions based on this elastic collision वाला thing. So ये 104 वाला जो question है, example 104, a ball moves with a speed 9 meter per second, strikes an identical stationary ball such that after the collision, the direction of each ball makes angle of 30 degree with the original line of motion. मतलब एक बॉल है, इनिशियली ये इधर मूव कर रहा है 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना, और ये टकराता है आके एक आइडेंटिकल बॉल से, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉल जो है इस डायरेक्शन में लेट से मूव कर रहा है, ये एंगल भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है ना। तो देखो अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो हम लोगों ने पढ़ा अभी कि 90 डिग्री हो जाएगा, या इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही है ना, और वो हम लोग को अभी पता भी चल जाएगा, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो। सो इसका मास m था, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 था u2, u1 हमारा ये हो गया, ठीक है, मान लो ये v1 है और ये v2 स्पीड से जा रहा है इधर। सो a ball moving with a speed of 9 meter per second, u1 is equal to 9 meter per second, strikes an identical stationary ball, same mass m, identical stationary ball m, such that after collision the direction of each ball makes angle of 30 degree with the original line of motion. So ये original line of motion से ये angle 30 degree. Find the speeds of the two balls after the collision. हम लोग को ये v1 और v2 निकालना है after collision. Is kinetic energy conserved in this collision process? हम लोग को ये निकालना है कि kinetic energy conserved है या नहीं collision process में, ठीक है। So find the speed, v1 v2 भी निकालना है हम लोग। अब देखो okay. Now पहले conservation of momentum along x axis, conservation of momentum along x axis, x axis में करेंगे टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m into u1 प्लस 0, है ना, वो रेस्ट पे था दूसरा वाला, फिर m into v1, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो ये v1 cos 30 डिग्री
mv1 cos 30 डिग्री हो जाएगा और ये mv2 cos 30 डिग्री, यहाँ mv1 sin 30 डिग्री और इसका हो जाएगा mv2 sin 30 डिग्री. So mu1 plus 0 is equal to mv1 cos 30 plus mv2 cos 30. मास कॉमन लेके काट लेंगे. u1 is equal to v1 plus v2 cos 30 डिग्री होता है हमारा √3/2. u1 है 9 into 2/√3 is equal to v1 plus और v2. तो इससे हमारा पहला इक्वेशन मिल गया v1 plus v2 is equal to 2 into 3√3 मतलब 6√3. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along vertical, conservation of momentum along y axis. y axis में मूव करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम y, देखो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वर्टिकल मूव नहीं कर रहा है, तो ये m जो इनिशियल पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका भी मोमेंटम y एक्सिस पे 0 है, दूसरे का भी 0 है. 0 plus 0 is equal to mv1 sin 30. ये ऊपर के तरफ है तो पॉजिटिव लेते हैं और ये नीचे के तरफ है तो इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस ऑफ mv2 sin 30. अब इसको इक्वेट कर लो, मतलब mv1 into 1/2 is equal to mv2 into 1/2. 1/2 कैंसिल, m कैंसिल, मतलब v1 is equal to v2. सेकेंड इक्वेशन. इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे. सो फ्रॉम 1 and 2, 2v1 is equal to 6√3. ठीक है, इससे v1 is equal to v2 is equal to 3√3. ठीक है, ये हमारा वेलोसिटीज पता चल गया, फाइनल वेलोसिटीज v1 v2 दोनों 3√3 हो गया. अब कह रहा है इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड इन दिस कोलिजन प्रोसेस. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is equal to half into m into u1 square half m u2 square. This is half m u1 square plus u2 square. 9 square कर लेंगे इसको, 81 हो जाएगा. 81 m/2 हो गया. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर. v1 स्क्वायर है और v2 3√3 है, 3√3 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस 3√3 का होल स्क्वायर. सो 3 3s are 9, 3s are 27, 27 54/2, 27 m हो गया. ठीक है, सो अब ये जो 27 m है, दिस इज लेसर देन 81 m/2. ये कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 40.5 m हो गया, राइट. सो ये 27 m है, ये 40.5 m है. सो बेसिकली फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो ये लॉस हो रहा है एनर्जी का. इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व? नो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड हियर. क्लियर है बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a mass m moves with a velocity v and collides inelastically with another identical mass. तो ये मास है m, moves with a velocity v and collides inelastically. तो ये this is moving with velocity v
and collides inelastically with another identical mass. ठीक है. After collision, the first mass moves with velocity v by root 3. है ना, पहला मास यहाँ पे v by root 3 से in a direction perpendicular to the initial direction of motion. Find the speed of the second mass after collision. So after collision इसका speed हम लोग को निकालना है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो मान लो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव करता है आफ्टर कोलिजन v2 स्पीड से. ठीक है. और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा बना रहा है. लेट्स सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मास m मूव्स with velocity v and collides inelastically, inelastic collision with another identical mass. So conservation of momentum along x axis पहले करेंगे. Conservation of momentum along x axis. तो जब x axis के अलाउंड लिखेंगे तो m into v, इनिशियल मोमेंटम m into v प्लस, ठीक है, प्लस ऑफ 0 हो गया इज इक्वल टू, ये आइडेंटिकल मास रेस्ट पे है, प्लस ऑफ, अब देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो तो वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसका तो कुछ होगा नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम, है ना. इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम 0 है और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम mv2 cos थीटा हो गया. ठीक है. m और m कैंसिल हो गया. v हमें पता है v इज इक्वल टू v2 cos थीटा पहला. अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में इनिशियल मोमेंटम 0 है दोनों का. फाइनल मोमेंटम mv/√3 प्लस दूसरे वाले का माइनस ऑफ, क्योंकि ये नेगेटिव है तो माइनस ऑफ mv2 माइनस ऑफ mv2 साइन थीटा. तो इससे हमारा आ जाएगा, m को कॉमन लेके उधर लेके जा सकते हैं, v2 साइन थीटा इज इक्वल टू v/√3 सेकेंड. अब क्या करो ना, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले को स्क्वायर करके ऐड कर दो. ठीक है. स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2. तो मेरा हो गया भाई v2 cos, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 3, 4v स्क्वायर अपॉन 3. v2 स्क्वायर कॉमन ले लोगे बाहर तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है और ये 4v स्क्वायर बाय 3 हो गया. तो यहाँ पे 1 मतलब v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4v स्क्वायर बाय 3. सो इससे हमारा v2 इज इक्वल टू 2v/√3 हो गया. हम लोग को स्पीड ऑफ सेकंड मास निकालना है 2v/√3. ये ऑप्शन 1 हो गया. क्लियर है बच्चों?
नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग कर रहे थे। इसको एक बार अटेम्प्ट करो, देखो, कोशिश करो करने की। करके खुद बताओ कौन सा वाला ऑप्शन है सही। देखो क्या करना है इसमें। अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, ठीक है। सो बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, v1,
in the x direction collides with another body of mass capital M moving in y direction with a speed v2. मतलब ये ऑब्जेक्ट एक इधर जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये इनिशियली इधर जा रहा था. सो ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ये v1 स्पीड से इधर जा रहा है, ये v2 स्पीड से इधर जा रहा है. राइट, दे कोलाइड, यहाँ पे आके कोलाइड किया एंड दे कोएलेस्क इनटू वन बॉडी. ये दोनों मिलके एक बॉडी बन जाता है, बड़ा बॉडी एक, है ना, दोनों ज्वाइन होके एक बड़ा बॉडी बन गया. कोएलेक्स इनटू वन बॉडी ड्यूरिंग कोलिजन, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फाइनल बॉडी विल बी. तो देखो ये दोनों आ रहा है, अब मान लो ये फाइनली इधर कहीं मूव कर रहा है. राइट, तो मान लो फाइनल वेलोसिटी v है. राइट, तो इसका जो मोमेंटम होगा m इंटू सॉरी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v, और ये एंगल थीटा है मान लो. सो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v cos थीटा, और इधर हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m v साइन थीटा. सो अगर x डायरेक्शन में मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते हैं, सो x डायरेक्शन में mv1 प्लस 0 is m plus m into v cos theta. और सो दिस इज, उसके बाद y डायरेक्शन में अगर हम लोग लिखेंगे, सो 0 प्लस कैपिटल m v2 is equal to m plus small m into v sin theta. ठीक है, सो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं. सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग विल गेट mv1 का होल स्क्वायर mv2 का होल स्क्वायर इज m प्लस m का होल स्क्वायर v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया. तो इससे हमारा कैपिटल V स्क्वायर इज mv1 स्क्वायर mv2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m का. ठीक है, अच्छा हम लोग को मोमेंटम ही निकालना है ना, तो मोमेंटम निकालना है तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा m प्लस m का होल स्क्वायर. चलो कोई नहीं. तो दिस m plus m into v is equal to mv1 square capital mv2 square square root. So this is the final momentum, right? अब इसका जो tan theta निकालेंगे, tan theta is ठीक है, तो इस दोनों को डिवाइड अगर कर लेते हैं, राइट, तो हमें tan theta is equal to, ठीक है, if we divide this we'll get, यहाँ पे क्या करो तुम 2 डिवाइडेड बाय 1 कर ले रहे, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा. सो इससे tan थीटा इज कैपिटल mv2 स्मॉल mv1. थीटा इज tan इनवर्स mv2 बाय स्मॉल m. क्लियर है बच्चों? Yes. तो ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है.
Now coefficient of restitution for oblique collision है ना. oblique collision मतलब अगर line of action एक ही के along नहीं होगा है ना. oblique collide करेगा मतलब ये head on collision नहीं हो रहा है. straight line center of mass दोनों का करें तो एक लाइन से ज्वाइन करें तो उसके along नहीं किसी और डायरेक्शन में हो रहा है. So as shown below, consider the case when the velocities of the two colliding spheres are not moving along straight line. मान लो ये सेंटर ऑफ मास कहीं इधर मूव कर रहा है और दूसरे का सेंटर ऑफ मास कहीं इधर मूव कर रहा है. दे आर नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बिफोर कोलिजन. उस केस में जो कोलिजन होता है वो ऑब्लिक कोलिजन कहलाता है. सो ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये जो है M1 ये टकरा के इससे टकराने के बाद ये मान लो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा और ये किसी और डायरेक्शन में. So we choose a coordinate axis vis-a the n axis along the line of impact, that is along the common normal to the surfaces in contact, and the t axis along their common tangent. तो बेसिकली हम लोग इसका ना एक बनाते हैं n axis और t axis डिपेंडिंग ऑन कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. Now, assuming that the spheres are perfectly smooth and frictionless, we observe that only impulse exerted on the spheres during the impact are due to internal forces directed along the line of impact, that is along the n-axis. So as an example shown below, consider cases of two spheres of masses m1 and m2 colliding obliquely. मान लो m1 जो है u1 से इधर जा रहा है, राइट. ये n एक्सिस मान लेते हैं और ये t एक्सिस मान लेते हैं और ये कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा था इनिशियली u2. ये t एक्सिस है, n एक्सिस है. नाउ फिगर शो सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन फिर से ये v1 स्पीड से जा रहा है, मान लो ये v2 स्पीड से जा रहा है. उसके बाद जब हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन t एक्सिस और n एक्सिस दोनों के along करते हैं. So if the surface of sphere are smooth, then force act along line of impact, that is n axis only. Along t axis, momentum of individual bodies will remain same as there is no friction along t axis. तो t axis के along ये सेम होगा मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में है. तो इनिशियली m1 u1 sin थीटा था, m1 v1 sin. So m1 u1 sin theta 1 is equal to m1 v1 sin alpha 1. ठीक है. और u m1 m1 कट गया, इससे u1 sin theta 1 is equal to v1 sin alpha 1 हो गया. उसके बाद फिर जो दूसरे का जो अगर हम लोग करते हैं सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का, तो m2 u2 sin theta 2 is m2 v2 sin alpha 2. ठीक है. So अब ये इसको किया तो u2 sin theta 2 is v2 sin alpha 2. In other words, tangential component of velocities do not change. तो जो tangential component है velocities का that do not change. ये important है. Now, bodies exert forces on each other in the direction. So bodies exert forces on each other in a direction perpendicular to their surface, that is along n axis. The coefficient of restitution is defined along the line of impact only. So note in the above figure, component of velocity is responsible for bodies approaching or separating are along n axis only. तो जब हम E लिखते हैं coefficient of restitution, तो velocity of separation along line of impact and velocity of approach along लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब n एक्सिस के अलोंग हम लोग करते हैं. तो n एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग देखेंगे सेपरेशन होगा v2 cos अल्फा 2 है ना, और जो फाइनल जो आफ्टर v2 cos अल्फा 2 माइनस v1 cos अल्फा 1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है. और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u1 sin थीटा 1 माइनस u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2.
तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ई का वैल्यू ये हो गया। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो बेसिकली हम लोग इसी को सॉल्व कर लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, जो जो फाइनल वेलोसिटीज हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस ऑफ वो करके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। खैर याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 107, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग कह रहे हैं कि a ball of mass m hits a floor with speed v making an angle of incident theta with the normal. Ball of mass m hits a floor with velocity v making an angle incident theta with the normal. The coefficient of restitution is e. Find the speed of the reflected ball and the angle of reflection of the ball. तो ये रिफ्लेक्टेड बॉल हो गया, स्पीड इसका v है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान लो अल्फा है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि ये जो x एक्सिस के लॉन्ग, ये देखो ये वाला हो गया तुम्हारा t एक्सिस टेंजेंशियल वाला एक्सिस, और ये हो गया नॉर्मल एक्सिस। नॉर्मल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, नॉर्मल एक्सिस के अबाउट जो है तुम ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला लिखोगे, और जो जब इधर जो वेलोसिटी है वो सेम रहता है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट। तो ये समझो आप, तुम इसको नॉर्मल मोमेंटम कंजर्वेशन से भी कर सकते हो। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या था, एम वी साइन थीटा, और बाद में क्या हो गया, एम यू साइन थीटा है, लेट से नहीं वी से आ रहा है, अच्छा वी डैश से जा रहा है मान लो, ठीक है, एम वी साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे ये एम वी डैश साइन अल्फा हो गया, ठीक है। सो एम वी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहे हैं, एम वी डैश साइन अल्फा। डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड सेम रह जाएगा क्योंकि उधर कोई इम्पैक्ट हो नहीं रहा है, इम्पैक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में बस हो रहा है। सो लेकिन वो तुम यहां से भी ला सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x axis, right? तो v sin theta is equal to v dash sin alpha, right? ना हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये पहला इक्वेशन आ गया, v sin theta is v dash sin alpha, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद along y axis लगाते हैं, है ना। along y axis करेंगे तो देखो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला भी हम लोग लिखेंगे और ये भी लिखेंगे। तो y एक्सिस के अलॉन्ग जो इम्पैक्ट है या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो e है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब ये वापस जा रहा है v डैश cos अल्फा से, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है दिस इज इक्वल टू v cos थीटा। तो v डैश cos अल्फा बाय v cos थीटा, ये e का वैल्यू हो गया। सो v डैश cos अल्फा इज e v cos थीटा, सेकेंड इक्वेशन। v डैश sin अल्फा पता है, v डैश cos अल्फा पता है, v डैश निकालना है तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, दोनों को स्क्वायर और ऐड कर देंगे तो ये v डैश sin अल्फा का होल स्क्वायर, v डैश cos अल्फा का होल स्क्वायर इज v sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस e v cos थीटा का होल स्क्वायर। v डैश स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बच गया sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, और v स्क्वायर
बाहर ले लो, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। सो वी डैश इज रूट अंडर, वी को बाहर कर लो, रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल भी निकल जाएगा हम लोग को। साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा हो जाएगा, वी डैश साइन अल्फा बाय वी डैश कॉस अल्फा, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू वी साइन थीटा ई वी कॉस थीटा। सो दिस इज साइन थीटा बाय ई कॉस थीटा। ये हमारे tan अल्फा का वैल्यू आ गया। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस चैप्टर। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेशन स्टार्ट करेंगे, यहीं तक है इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, रिवाइज कर लो और क्वेश्चन